नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए भी हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, आज मैंने इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों और कठिन प्रश्नों को शामिल किया है तो आज आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु शॉपिंग मॉल में ले जाता है, उसकी इस क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए पार्ट जोड़ घटाव व गुणा के प्रत्ययों को स्पष्ट करना। बी पार्ट छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के मूल्य से परिचित कराना। और सी पार्ट है बाजार की सैर कराना। और आपका डी पार्ट है गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संक्रियाएं समझाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जब एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु शॉपिंग मॉल में ले जाता है तो उसकी इस क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संक्रियाएं समझाना। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। हमें ए, बी और सी में संबंध स्थापित करना है। बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, नहीं समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं देखेंगे। ए, बी और सी में संबंध स्थापित करना है। हम तर्क करते हैं कि क्योंकि ए सत्य है अतः बी सत्य होगा, इसलिए सी भी सत्य होगा। यह तर्क शिक्षण की कौन सी विधि पर आधारित होगा? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में संबंध स्थापित करना है और हम क्या तर्क करते हैं कि क्योंकि ए सत्य है अतः बी सत्य होगा, इसलिए सी भी सत्य होगा। यह तर्क शिक्षण की कौन सी विधि पर आधारित होगा? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि और आपका सी है विश्लेषण विधि, डी संश्लेषण विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट, संश्लेषण विधि। यानी चीजों को जो अलग अलग चीजें हैं उनको जोड़कर पढ़ाना आपका क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। और वही है, ए सत्य है तो बी भी सत्य होगा, इसलिए सी भी सत्य होगा। यानी कई अलग अलग चीजों को जोड़कर बताया जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट, संश्लेषण विधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इसको ध्यान से समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर या संकीर्ण दोनों एक ही होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, बी मापतौल की इकाइयों को विकसित करना और सी मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट। ये तीनों ही प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है गणित की प्रकृति के संबंध में। ए पार्ट गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, बी पार्ट क्रमबद्ध होती है, सी पार्ट अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है और आपका डी पार्ट है कठिन होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है, क्रमबद्ध होती है, अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ भी होती है लेकिन कठिन नहीं होती। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पूछ रहा है असत्य कौन है, तो सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह भी अच्छा प्रश्न है कि मूल्यांकन होना आवश्यक है। ए पार्ट प्रत्येक कार्य के पश्चात, बी प्रत्येक सही उत्तर के पश्चात और आपका सी है शिक्षक की इच्छा अनुसार और डी है बराबर समय अंतराल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए कि कौन सा होगा? प्रत्येक कार्य के पश्चात या प्रत्येक सही उत्तर के पश्चात या इच्छा के अनुसार, शिक्षक की इच्छा के अनुसार या बराबर समय अंतराल के अनुसार। तो दोस्तों मूल्यांकन के बारे में कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, प्रत्येक सही उत्तर के पश्चात मूल्यांकन होना क्या है? आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? चीजों को अलग अलग करके पढ़ाना, यानी जो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं उनको आप अलग अलग करके पढ़ाएं, वही किसके अंतर्गत आता है? विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट ज्ञान का विखंडन यानी विश्लेषण विधि से कौन सा संबंधित है? ए ज्ञान का विखंडन, बी ज्ञान का समग्र रूप, सी ज्ञान का संयोजन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों
विश्लेषण विधि से क्या संबंधित है? ज्ञान का विखंडन, यानी ज्ञान को खंड में विभाजित करके पढ़ाना ही विश्लेषण विधि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, 7वां प्रश्न। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? ए, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। बी, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना। सी, बच्चों से विषय वस्तु को स्मरण कराने की योग्यता। और डी पार्ट है, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। जहां पे आ जाए अवसर देना, प्रोत्साहित करना, वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो दोस्तों वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री या विधि है? दोस्तों ध्यान से समझिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री या विधि कौन सी है? ए, प्रेक्षित। बी, प्रत्यक्ष अनुभव। सी, अप्रेक्षित। डी, केवल शब्द उच्चारण। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री या विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव जब होता है तो बच्चा उससे बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से और सरलता से सीख जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न। एक विद्यार्थी आधे भरे गिलास में पानी की मात्रा को उस गिलास का आयतन बताता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी है, वो आधे भरे गिलास में पानी की मात्रा को उस गिलास का आयतन बताता है। इसका अर्थ क्या है? उसे आयतन की अवधारणा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। बी पार्ट, उसे आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। और सी पार्ट, वह आयतन की माप आसानी से कर सकता है। और आपका डी पार्ट, वह आयतन की माप नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उसे आयतन की अवधारणा क्या है? स्पष्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो गलत बता रहा है कि आधे भरे गिलास में पानी की मात्रा को उस गिलास का आयतन कहते हैं। ये गलत बता रहा है, इसलिए उसे आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न। दोस्तों इसको भी ध्यान से समझिए, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस विधि के अंतर्गत छात्र असत्य तथा भ्रमपूर्ण परिकल्पनाओं का त्याग कर सत्य तथा शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करके नियम निर्धारण करते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत छात्र असत्य तथा भ्रमपूर्ण जो परिकल्पनाएं हैं उनका त्याग करके सत्य तथा शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करके नियम का निर्धारण करते हैं? ए, संश्लेषण विधि। बी, ह्यूरिस्टिक विधि। सी, विश्लेषण विधि। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट, ह्यूरिस्टिक विधि। इसी को कहते हैं खोज विधि। इसी विधि के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो जितने भी भ्रम है उनके दूर हो जाते हैं और शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करके नियम का निर्धारण करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा या खोज विधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणित का उच्च सह संबंध किस विषय से है? पूछ रहा है जो गणित का उच्च यानी सबसे अच्छा सह संबंध किस विषय से है? ए, भौतिक विज्ञान। बी, जीव विज्ञान। सी, रसायन विज्ञान। और डी है भूगर्भ विज्ञान। तो दोस्तों सबसे उच्च या सबसे अच्छा सह संबंध गणित का भौतिक विज्ञान से। याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 12वां प्रश्न देखेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी कक्षा का जो एक विद्यार्थी है वो ट्यूशन पढ़ता है, इसलिए जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कक्षा में ध्यान न देकर बाकी छात्रों को परेशान करता है। आपको क्या करना चाहिए? ए, उसको ऐसा गणितीय प्रश्न दे जो वह मुश्किल से हल कर सके। बी, उसको डांट कर चुप बैठा दें। सी, उसको कक्षा से बाहर निकाल दें। डी, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट, आप उसको ऐसा गणित का प्रश्न दे दें जो वह मुश्किल से हल कर पाए, जिससे वो दूसरों को परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और उसके जो मन में अभिमान आ गया है वो भी दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जहां पे एनसीएफ 2005 लग जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसे भी ध्यान से समझिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं तथा मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण
गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, बी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, और आपका सी बच्चे की चिंतन की प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, और डी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर और संकीर्ण स्तर दोनों सेम होते हैं, जहां भी आ जाएं। अगर ये आंसर में प्राथमिक दिए हैं और आपका प्रश्न में संकीर्ण दिए हैं तो दोनों सेम है, तो आंसर और वो दोनों सही होंगे जहां पे प्राथमिक और संकीर्ण आ जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट, गणित के शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।